जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ general characteristics of organic compounds. So guys, in this topic we will study about the basic characteristic, general attributes, general properties of organic compounds. जो organic compounds होते हैं हमारे पास, वो क्या खूबियाँ हैं उनकी, वो क्या attributes को शो करते हैं. तो इनमें हम देखते हैं कि जो organic compounds हैं वो origin wise, composition wise, chemically reaction wise, stability wise, ठीक है, वो किस तरीके का behavior शो करते हैं. अब इन पूरे characteristics को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि organic compounds हैं क्या. तो guys, again I am repeating the definition of organic compounds. Organic compounds are those compounds which are made up of carbon and hydrogen and their derivatives. ठीक है. सेकेंड, इनकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो कार्बन है, कार्बन से मिलने वाले आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास कोल है, वुड है, ठीक है. इसके अलावा फिर आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि फर्दर कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हुए हैं. हाइड्रोकार्बन्स में फर्दर अल्केन्स अल्काइंस आ जाते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स की हम बात करें तो वो तो फिर इन्फिनिट है, बेशुमार है, ठीक है. तो ये सारे जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी कुछ जनरल खूबियाँ हैं, जिनमें से सबसे पहली हम खूबी ये देखते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है. फ्रॉम वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिराइव्ड, ये कहाँ से निकाले जा सकते हैं. तो गाइस, नेचुरली तौर पर, नॉट इन लेबोरेटरी, नॉट इन आर्टिफिशियल वे, इन नेचुरल वे दे आर सिंथेसाइज्ड या दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि पौधों की क्या मजाल या जानवरों की क्या मजाल के वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं. तो गाइस, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्रिकल जाना पड़ेगा कि जो भी आज से लाखों करोड़ों साल पहले एनिमल्स और प्लांट्स जो ज़मीन के नीचे बरी हो गए थे, दफन हो गए थे, तो ज़मीन के नीचे डेड होने की वजह से वो डिकम्पोज होना शुरू हो गए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर इन्वायरमेंटल गैसेज एंड विद द इंक्रीज इन हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से और बहुत ज़्यादा कमी की वजह से इन्वायरमेंटल गैसेस की ये गलना सड़ना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये जो जानदारों का वजूद था या प्लांट्स की बॉडीज़ थी वो डिकम्पोज हुई, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वजूद में आए, ठीक है. कहा तो ये जाता है कि जो वुड एंड एनिमल्स ये पहले ख़ुद भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन पाया जाता है, लेकिन बात ये है कि डिकम्पोज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो मिसाल के तौर पर जो वुड है वो समटाइम, बल्कि मेजरली वो कन्वर्ट हो जाती है कोल में, जिसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. तो वो भी जो है अगर देखा जाए तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल गैसेस होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, लाखों सालों का प्रोसेस है, ठीक है. तो जो वुड थी, वुड कोयले में कन्वर्ट होती है. तो वुड कहाँ से आती है? लकड़ी हमारे पास प्लांट्स से ही आती है. तो प्लांट्स जानदार बिल्कुल हैं, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो प्लांट्स और एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो आपकी नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो कोल में, कोयले में कन्वर्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड ऑल दीज आर ऑर्गेनिक स्टफ, ठीक है गाइस. तो वी कैन से दैट the basic source of organic compounds is plants and animals, ठीक है. अच्छा, सेकंड बात ये है कंपोजिशन क्या है भाई. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बन रहे हैं. तो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एज एन इसेंशियल एटम, और जो मर्जी 2-3 एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाएं, लेकिन जो असेंशियल, बेसिक, वाइटल, सेंट्रल एटम होगा वो कार्बन ही होगा. बट अ फ्यू मोर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस कैन बी टू, ये भी हो सकते हैं, ठीक है. तो उसके बाद आ जाती है इक्विवेलेंट बॉन्डिंग. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बेसिक कैरेक्टर अपने अंदर रखते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं, ठीक है. तो कोवलेंट बॉन्डिंग की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, एक सिंगल है, एक डबल है और एक ट्रिपल होते हैं हमारे पास, ठीक है. तो इसको हम देख चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड बने तो वो अल्केन्स बन जाते हैं, जो कि क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है. अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, लेकिन कौन सी क्लास, कौन सी फैमिली, दीज आर अल्कीन्स. थर्ड वन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाए तो इसका मतलब वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनका जो क्लास नेम है वो आ जाता है अल्काइंस, ठीक है. तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टर पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के. मोस्टली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं. अब देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स.
जो कि पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये HF के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड अवेलेबल है, ये कोवलेंट बॉन्ड तो है लेकिन कौन से वाला, नॉन पोलर वाला, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रोजन जो H2 है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कौन सा हमारे पास, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर था 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, आई थिंक सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड वाला जो टॉपिक था उससे वेरी नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सॉल्युबिलिटी की। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये कैरेक्टर है कि वो सॉल्युबिलिटी, मतलब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या व्हाट एवर दे कैन डू। तो उसके लिए हम ये बात जानते हैं, हमें ये बात जाननी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो खुद क्या है, पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। तो ये क्या है, नॉन पोलर है। जबकि पानी के अंदर हल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि वाटर इटसेल्फ इज़ अ पोलर कंपाउंड। तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लाइक डिसोल्व लाइक वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग जहन में लेके आएँ, लाइक डिसोल्व लाइक का मतलब सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक असूल है कि जो चीज़ पोलर होगी वो पोलर में ही हल होगी, जो चीज़ नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही हल होगी। तो अगर हम ये जानना चाहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर सेल्व्स क्या है, वो खुद क्या हैं। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो खुद नॉन पोलर हैं, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर में ही हल होंगे। अब नॉन पोलर और कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं, CCl4 आ जाता है, ठीक है, विच इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद अगर हम देखें तो बेंजीन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल है, ईथर है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ये खुद नॉन पोलर हैं। लिहाजा कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली इन कंपाउंड्स के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। देन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या वो बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, इसका पता लगाने के लिए इसका नाम ही काफ़ी है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट आयोनिक, ये आयोनिक नहीं है। तो अगर आयोनिक नहीं होंगे तो ये आयंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते वेरी इजीली। लिहाजा जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे। देन हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपैरेटिवली लो MP एंड BP, सो मोर वोलाटाइल दे आर। तो गाइस इसमें मैंने बड़ा स्मार्ट करके बात ये लिखी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और कम होने की वजह से वोलाटाइल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात, वोलाटाइल का क्या मतलब है। वोलाटाइल का सिंपल मतलब ये है कि दे हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट मोर फास्टली, ये काफ़ी जल्दी, काफ़ी नॉर्मल कंडीशंस में भी अपने आप को इवेपोरेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इफ़ पेट्रोल इज़ मोर वोलाटाइल, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो पेट्रोल है उसका MP और BP भी कम है, इस वजह से वो पानी की निस्बत ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो हमने स्टेबिलिटी MP और BP डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने इसमें यही कहना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। देन है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी कहते हैं कि स्टेबल है या नहीं, मतलब ये अपने इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब रिएक्टिव हैं या नहीं। तो स्टेबिलिटी होने की वजह से, या स्टेबिलिटी के पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो दे आर लेस स्टेबल, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ज़्यादा देर के लिए रह नहीं सकते। तो लेस स्टेबल का दूसरा मतलब क्या है, मोर रिएक्टिवनेस। अगर कोई चीज़ लेस स्टेबल होती है, वो स्टेबल ही नहीं है, एक जगह रह ही नहीं सकती, तो फिर वो रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ लो MP एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, स्टेबल रह नहीं सकते, तो फिर ये लेस स्टेबल होंगे। देन है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी ये इनका बहुत अहम फीचर है, बहुत अहम कैरेक्टर है। यही रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये जलते बहुत अच्छे हैं। आप चाहे पेट्रोल ले लें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दूसरे, केरोसिन ऑयल ले लें, ठीक है, आप जेट ऑयल ले लें, फ्यूल ऑयल ले लें, ठीक है, आप कोल देख लें, ठीक है, तो ये सब के सब जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस ये क्या बना देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, ये हीट बना देते हैं, और ये जो है हमारे पास हीट जो है ये हरारत के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में रिलीज़ होगी, और वाटर मोस्ट प्रोबेबली ये बना देते हैं, ठीक है। तो इस सिफ्त की वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अच्छे कंबस्शन रिएक्शन को शो करते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाईली बर्निंग होते हैं, बड़ी जल्दी से वो आग पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसकी वजह से ये अच्छे कंबस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। एक बात यहाँ पे सुनने वाली ये है कि ये इतने ज़्यादा कंबस्टेबल होते हैं कि अगर इनको मतलब हवा की मौजूदगी ना भी मिले, अगर ऑक्सीजन की लेवल इनको कम भी मिले, तो ये फिर भी रिएक्ट कर लेते हैं, फिर भी ये जल जाते हैं, लेकिन फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। तो जो कि हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है और सफोकेशन कॉज करती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो रिएक्ट करते ही करते हैं, जलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में भी जो है ये अपना वो वाला रिएक्शन शो कर देते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स हीट और वाटर बनाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, ऑक्सीजन जो कम है। देन है गाइस हमारे पास आइसोमेरिज्म। तो इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आइसोमेरिज्म क्या थे पिछले लेक्चर में रिपीट कर चुके हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, जिसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बदल जाएं, इस फिनोमिने को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि आपस में एक दूसरे से मॉलिक्यूलर फार्मूला वाइज सेम है लेकिन बाकी चीज़ों के लिहाज से डिफरेंट है, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी खूबी ये है कि दे शो आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से एक ब्यूटेन का आइसोमर नॉर्मल ब्यूटेन है और एक ब्यूटेन का आइसोमर आइसोब्यूटेन है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वन हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। तो गाइस रेट ऑफ रिएक्शन जो है बुक के टेक्स्ट के लिहाज से ये स्लो रिएक्टिव है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो वी कैन लीड टू दिस कंक्लूजन कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, बट इट रिक्वायर्स पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर, पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेम्परेचर, पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रेशर एंड सो ऑन, ठीक है गाइस। इनके रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्शन कर तो लेते हैं, लेकिन रिएक्शन करवाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी एग्जैक्ट चाहिए और कैटालिस्ट वगैरह भी हमें प्रेशर वगैरह भी एग्जैक्ट चाहिए। तो गाइस ये हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग कि इट विल डिपेंड्स अपॉन द पेयरिंग विच विल कम वेरी सून। तो गाइस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये 8 से 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली 10 हैं, तो इनको अच्छे से कीजिएगा आप लोग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।